हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जे एंड के एग्ज़ाम सेंटर। आई होप यू आर ऑल डूइंग फाइन। आप लोग स्वस्थ होंगे, सेहतमंद होंगे। आज से हम अपनी हिस्ट्री की सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं। तो जो पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे वो है रिवॉल्ट ऑफ 1857। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड में लेकर जाना चाहूँगा, जिससे आपके कॉन्सेप्ट्स समझने में आसानी होगी और आपको स्टोरी से लिंक करने में भी आसानी होगी। और यकीन मानिए, हर एक पैराग्राफ जो मैं इस चैप्टर में पढ़ाऊँगा उससे 2 या 3 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ज़रूर निकलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रिवॉल्ट ऑफ 1857। तो मैं आप सबको सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि रिवॉल्ट ऑफ 1857 के पीछे कोई भी एक कॉज नहीं था, बल्कि बहुत सारे कॉजेज़ थे जिन्होंने मिलकर इस रिवॉल्ट को न्योता दिया। यानी कि ब्रिटिशर्स ने, या फिर आप कह सकते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी ने, इंडियंस को इस हद तक एक्सप्लॉइट कर दिया था कि अब उनके पास और सहने की शक्ति नहीं थी। हर एक तबका इंडिया का, चाहे वो प्रिंस हो, चाहे वो किंग हो, चाहे वो लैंडलॉर्ड हो, या पीजेंट हो, या फिर आर्मी मैन हो, या फार्मर हो, हर एक ब्रिटिशर्स से इतना तंग आ चुका था, उनकी मनमानियों से, उनकी डोमिनेशंस थे, उनकी एक्सप्लॉइटेशन से इतना तंग आ चुका था कि फाइनली उन सब ने रिवॉल्ट करने को ही ठीक समझा। तो ब्रिटिशर्स इतने स्ट्रांग हो कैसे गए इंडिया में कि वो इंडिया को और इंडियंस को अपने हिसाब से डोमिनेट करते थे। सबसे पहले तो ब्रिटिशर्स एज ए ट्रेडर्स इंडिया में आए थे। खासकर कि वो स्पाइस ट्रेड के लिए इंडिया में आए थे। बेसिकली ईस्ट इंडिया कंपनी, यहाँ ब्रिटिशर्स से मेरा जो कहना है वो है ईस्ट इंडिया कंपनी। एज ए ट्रेडर्स वो आए थे स्पाइस ट्रेड के लिए इंडिया में। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने देखा कि इंडियन जो प्रिंसेस हैं, जो नेटिव रूलर्स हैं, वो आपस में ही काफ़ी लड़ाई झगड़ा करते हैं। तो उन्होंने इस बात का फ़ायदा उठाया और एक की साइड लेके दूसरे के खिलाफ लड़ाई लड़ी, और ऐसा करते करते उन्होंने अपना कब्ज़ा, अपना होल्ड जमाना शुरू कर दिया। तो जो एक बैटल है जो सबसे डिसिसिव बैटल थी, जिसके बाद फॉर्मली ये कहना शुरू कर दिया गया कि अब यहाँ इंडिया में ब्रिटिशर्स का रूल होना शुरू हो गया है, वो बैटल थी बैटल ऑफ प्लेसी, जो कि 1757 में हुई थी। और ये आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी बनता है कि बैटल ऑफ प्लासी कब हुई थी। ठीक है, तो बैटल ऑफ प्लासी जो हुई थी वो एक, आप कह सकते हैं, डिसीजिव बैटल थी, जिसके बाद से ब्रिटिश का होल्ड इंडिया में एक तरह से शुरू हो चुका था। तो चलिए पढ़ते हैं बैटल ऑफ प्लासी। यही वो बैटल थी, और इसके बाद हम बक्सर पढ़ेंगे, जिन्होंने ब्रिटिश का फुट इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया इंडिया में कि उन्होंने इंडिया को अपने मन चाहे तरीके से नचाना शुरू कर दिया, और इंडियंस को भी अपने मन चाहे तरीके से ट्रीट करना शुरू कर दिया। और ये सब जो तरीके ब्रिटिशर्स ने इंडियंस पे अपनाए, इन्होंने इंडियंस की सफरिंग को इतना ज़्यादा कर दिया कि एंड में वो पाइल अप होके सफरिंग ने किसका रूप ले लिया? उसने रूप ले लिया रिवॉल्ट ऑफ 1857 का। तो चलिए पहले पढ़ते हैं बैटल ऑफ प्लासी। तो बैटल ऑफ प्लासी जो हमारी है, ये हुई थी 1757 में। ये किन किन के बीच में फॉट हुई थी? इट वॉज फॉट ऑन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 23 जून 1757 बिटवीन नवाब ऑफ बंगाल सिराजुद्दौला एंड ब्रिटिश फोर्सेस हेडेड बाय रॉबर्ट क्लाइव। तो ये किस किस के बीच में हुई थी? जो बंगाल के नवाब थे उस टाइम के, सिराजुद्दौला, और ब्रिटिश फोर्सेस, जिनको कौन हेड कर रहे थे? रॉबर्ट क्लाइव। तो ये जो बैटल थी, ये क्यों हुई थी? क्योंकि नवाब जो थे वो ब्रिटिशर से काफ़ी खफा थे। नवाब ने ब्रिटिशर्स को कहा था कि आप अपनी एक कासिम बाज़ार में जो फैक्ट्री है उसकी फोर्टिफिकेशन बंद कर दीजिए। कासिम बाज़ार में जो फैक्ट्री है इसकी फोर्टिफिकेशन बंद कर दीजिए। लेकिन ब्रिटिशर्स ने ऐसा नहीं किया। बेसिकली आप कह सकते हैं कि जो ब्रिटिशर्स थे ये नवाब को हल्के में ले रहे थे। और जो एक ब्रिटिशर्स को दस्तक मिले थे, इनको ना फ्री पासिस मिले थे ब्रिटिशर्स को, जिसको हम दस्तक्स भी कहते हैं। तो वो 1717 का एक गोल्डन फरमान था, जो कि एम्परर फारूक सैयार, मुग़ल एम्परर फारूक सैयार ने इनको दिया था, ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया था। इसमें वो क्या कहते थे कि आप मुग़ल एम्पायर में, स्पेशली बंगाल, बिहार और उड़ीसा में फ्री ट्रेड कर सकते हैं। यानी कि आपको कोई ड्यूटी नहीं पे करनी। मतलब कि जैसे हम अभी ट्रेड करते हैं या कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं तो उसमें कुछ ड्यूटी पे करनी होती है, जैसे कस्टम ड्यूटी। तो ये इनको फ्री फ्री कर दी गई थी, किनको? ईस्ट इंडिया कंपनी को। बट ये इसका मिसयूज़ करते थे। मिसयूज़ कैसे करते थे? ये क्या करते थे कि ये जो
पासिस दिए गए थे, दस्तखत दिए गए थे, ये गवर्नमेंट को दिए, गवर्नमेंट वर्क्स के लिए थे। गवर्नमेंट मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी की जो एक अपनी ऑफिशियल वर्क्स थे उनके लिए दिए गए थे। मगर जो ईस्ट इंडिया कंपनी के एम्प्लॉयज़ थे, ये क्या करते थे, ये इनको अपने प्राइवेट ट्रेड के लिए भी यूज़ करते थे। मतलब जो वो प्राइवेट ट्रेड कर रहे हैं अलग से, अदर देन जो ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए ट्रेड कर रहे हैं, उसको छोड़ के अलग से जो प्राइवेट ट्रेड करते थे, उसमें भी ये फ्री पासेस यूज़ करते थे। और ये इन फ्री पासेस को बेचते भी थे, ब्लैक में बेचते थे दूसरी यूरोपियन पावर्स को, जैसे फ्रेंच, पोर्टुगीज़ और इनफैक्ट की नेटिव इंडियन रूलर्स को भी, जिनको की ड्यूटीज़ देनी पड़ती थी। तो ये सब काम ब्रिटिशर्स करते थे, जो कि नवाब को बिल्कुल पसंद नहीं था। तो क्या होता है कि नवाब अटैक कर देते हैं इनके ऊपर, और एक ब्लैक होल ट्रेजेडी होती है। ब्लैक होल एक ट्रेजेडी होती है जिसमें क्या होता है कि काफ़ी सारे ब्रिटिशर्स के बच्चे और वुमेन की डेथ हो जाती है। तो ये सब क्या है, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम बैटल ऑफ प्लासी डिटेल में पढ़ेंगे। फ़िलहाल मैं आपको एक जनरल आइडिया दे रहा हूँ ताकि आप लिंक कर सकें रिवॉल्ट ऑफ 1857 से। ठीक है सर, अब आगे चलते हैं। तो ये जो बैटल ऑफ प्लासी थी, इसमें क्या था कि नवाब हार गए थे, एक्चुअली मर ही गए थे, लेकिन नवाब के मरने के पीछे क्या चीज़ एक रिस्पॉन्सिबल थी कि नवाब की जो अपनी आर्मी थी और जो अपने लोग थे, वही नवाब को चीट कर रहे थे। वो किन की तरफ थे, वो ब्रिटिशर्स की तरफ थे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि नवाब को किस किस ने चीट किया, और जो नवाब के साइड होने का दावा करते थे। ठीक है, इन दिस बैटल अ कॉन्स्पिरेसी वॉज हैच्ड बाई द लीडिंग मैन ऑफ बंगाल हु वर सूडो सपोर्टर्स ऑफ नवाब, जो कि नवाब के सूडो सपोर्टर्स थे, मतलब सिर्फ दिखावे के लिए। तो पहली पर्सनैलिटी जो है वो आपकी हैं मीर जाफ़र। ये कौन थे? मीर बख्शी थे। मीर बख्शी एक बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप एंशियंट और सॉरी एंशियंट नहीं, मेडिवल हिस्ट्री में अगर आप जाएंगे तो ये टर्म यूज़ की जाती थी हेड ऑफ द आर्मी के लिए। ठीक है, तो हेड ऑफ द नवाब्स आर्मी थे मीर जाफ़र। ये ब्रिटिशर से, ईस्ट इंडिया कंपनी से मिल चुके थे पहले ही। इनकी डील हो गई थी 5 जून को ही, जब बैटल 23 जून को हो रही है, लेकिन इनकी डील 5 जून को ही हो गई थी ब्रिटिशर्स के साथ कि अगर ये नवाब को हराने में ब्रिटिशर्स का, ईस्ट इंडिया कंपनी का साथ देते हैं, तो अगला नवाब इनको बनाया जाएगा। और बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये क्या थे, आर्मी के मीर बख्शी थे, याद रखें आप। और इनको और भी कुछ बुलाया जाता है, इनको बोला जाता है गद्दारे हिंद। इनको गद्दारे हिंद भी बोला जाता है, गद्दारे हिंद, क्योंकि यही रिस्पॉन्सिबल थे ब्रिटिशर्स का रूल इंडिया में एक तरह से प्रोमिनेंट करने के लिए। और इनको एक चीज़ और कहा जाता है, वो है जैकल ऑफ क्लाइव। इनको क्लाइव का जैकल भी कहा जाता है। ठीक है, ये दोनों बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स है, आप इसको याद रखिएगा। तो दूसरे हैं ओमी चंद। ये एक रिच मर्चेंट थे बंगाल के। ये भी कहने को तो नवाब की तरफ थे, लेकिन साइड ब्रिटिश की देते थे। एक जगत सेठ थे, जगत सेठ द बिगेस्ट बैंकर ऑफ कलकत्ता। ठीक है, ये कलकत्ता के बहुत बड़े बैंकर थे। और एक थे राय दुर्लभ, ये वन ऑफ द कमांडर्स ऑफ द नवाब्स आर्मी। नवाब की आर्मी के एक ये कमांडर थे, ये भी ब्रिटिशर के साइड थे। सॉरी। तो जब जब फाइट हो रही थी नवाब की आर्मी और ब्रिटिश आर्मी में, जिसको हेड रॉबर्ट क्लाइव कर रहे थे, नवाब की आर्मी की आगे 3 फ्लैंक्स थी, मतलब 3 टुकड़ियाँ थी नवाब की आर्मी की, ऐसे करके। ये एक टुकड़ी, ये दूसरी टुकड़ी, ये तीसरी। लेफ्ट जो टुकड़ी थी, इसको जो हेड कर रहे थे वो थे गद्दारे हिंद मीर जाफ़र। और जो राइट टुकड़ी थी, इसको हेड कर रहे थे राय दुर्लभ। ये दोनों थे किसकी तरफ? ब्रिटिशर्स की तरफ। और जो बीच वाली टुकड़ी थी, इसको हेड कर रहे थे यार लुत्फ। ठीक है, और एक साइड पे क्या थी? फ्रेंच आर्टिलरी थी, जिसमें 70 के करीब फ्रेंच यूरोपियन आर्टिलरीज का यूज़ किया गया था। और इसके पीछे आर्मी थी मीर मदान की, मीर मदान और मोहनलाल की। मीर मदान और जो मोहनलाल थे, ये दोनों नवाब के बहुत ही ट्रस्टवर्दी पर्सन्स थे, जिन्होंने नवाब का पूरा साथ दिया। लेकिन क्या हुआ कि ये जो मीर जाफ़र, उम्मी चंद, जगत सेठ, राय दुर्लभ, इन्होंने नवाब के साथ धोखा किया। और वाइल बैटल, अब बैटल में क्या हुआ ये हम पढ़ेंगे जब हम पूरी तरह से रिवॉल्ट इसका बैटल ऑफ प्लासी पढ़ेंगे। इस बैटल में मीर मदान ज़ख्मी हो गए। और जब बैटल चल रही थी तो नवाब की आर्मी मीर मदान के अंडर और फ्रेंच आर्टिलरी के अंडर बहुत ज़्यादा हावी थी ब्रिटिशर्स पे। लेकिन क्या होता है, थोड़ी देर के बाद रेन आ जाती है और नवाब की आर्टिलरी पे थोड़ा इफ़ेक्ट पड़ जाता है।
तो जो ये राय दुर्लभ रहते हैं, ये नवाब को कहते हैं कि आप जाइए, हम संभाल लेंगे, मैं मीर जाफ़र हम सब संभाल लेंगे और आप जाइए, हम जीत के वापस आएंगे। लेकिन जैसे नवाब जाते हैं तो इन्होंने पहले ही सांठ-गांठ की होती है, तो ये डिक्लेयर कर देते हैं कि नवाब की आर्मी हार गई। और फिर क्या होता है कि जो मीर जाफ़र है, इनका जो सन है मीर मीरान, ये क्या करता है, जाता है और नवाब को मरवा देता है। तो इस तरह से नवाब की डेथ हो जाती है। ठीक है, ये मैंने स्टोरी आपको इसलिए सुनाई, एक तो ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी इंपॉर्टेंट है, और दूसरी बात ये है कि इस स्टोरी से आप लिंक कर पाएंगे कि कैसे ब्रिटिश का रूल इंडिया में स्टार्ट हुआ। ठीक है, अब मैंने बता दिया, आफ्टर द बैटल नवाब वॉज किल्ड बाई मीर जाफर सन मीर मीरान, और मीर जाफर ऑलरेडी कंक्लूडेड ए सीक्रेट ट्रीटी विद ब्रिटिश ऑन 5th जून इन विच ही वॉज चूजन एज अ सक्सेसर आफ्टर द नवाब। अब ये नए नवाब बन गए, और नवाब बनने के बदले में इनको क्या देना पड़ा ब्रिटिश को, राइट टू फ्री ट्रेड इन बंगाल बिहार उड़ीसा। ठीक है, अब इनको कोई दस्तक की ज़रूरत नहीं है, इनको वैसे ही फ्री ट्रेड का राइट मिल चुका है, कोई ड्यूटी नहीं देनी है। बंगाल बिहार और उड़ीसा में फ्री ट्रेड कर रहेंगे ब्रिटिशर्स, ईस्ट इंडिया कंपनी, और इनको 24 परगना एक जगह है उसकी ज़मींदारी मिल जाती है, और 17.7 मिलियन का सम भी एक मिल जाता है। लेकिन क्या होता है कि ब्रिटिशर्स की जो ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिशियल्स हैं, इनकी डिमांड्स फॉर ब्राइबरी बढ़ती जाती है, और इतना ही नहीं बल्कि जो मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसीज रहती हैं, इनका जो खर्चा रहता है, इनके जो एक्सपेंसेस रहते हैं, ये कहाँ से पूरा करते हैं, जो रेवेन्यू कहाँ से निकल रहा है, बंगाल से निकल रहा है। उसके रेवेन्यू से एक तो सॉरी ब्राइब देते हैं, ये किसको, कंपनी के सर्वेंट्स को, मीर जाफ़र, और दूसरा मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी के लिए भी यही रेवेन्यू जो जनरेट हो रहा है बंगाल से, वही ये यूज़ कर रहे हैं। तो मीर जाफ़र अब तंग आ जाते हैं इनसे, इनकी डिमांड से, क्योंकि ये आहिस्ता आहिस्ता बंगाल के कॉफर्स को क्या कर रहे थे, खाली कर रहे थे, बंगाल की जो ट्रेजरी है वो खाली हो रही थी। तो अब जब ये इसको तंग आ जाते हैं, तो अब ये सोचते हैं कि मीर जाफ़र को भी हमें क्या करना चाहिए, रिप्लेस कर देना चाहिए। किससे, ये इसको रिप्लेस करते हैं मीर कासिम से, जो कि मीर जाफ़र के ही कौन थे, सन इन लॉ। ठीक है, तो अब नए नवाब कौन बन जाते हैं, सन इन लॉ। अब एक चीज़ मैं यहाँ और बताना चाहूँगा कि अभी यहाँ पे ड्रेन ऑफ वेल्थ शुरू हो जाती है। अब ड्रेन ऑफ वेल्थ क्या है, पहले क्या होता था कि जब ब्रिटिशर इंडिया में कोई चीज़ खरीदते थे तो ये ब्रिटेन से क्या लेके आते थे, पाउंड स्टर्लिंग लेके आते थे। ठीक है, पाउंड लेके आते थे, यहाँ से चीज़ खरीदते थे और ब्रिटेन में या किसी और कंट्री में जाके बेचते थे। लेकिन अब इन्होंने क्या शुरू कर दिया, जो रेवेन्यू बंगाल से आ रहा है, ठीक है, रेवेन्यू फ्रॉम बंगाल जो आ रहा है, वो उसी से ये चीज़ें खरीदते थे, मतलब रॉ मटेरियल उसी से खरीदेंगे। ठीक है, बंगाल रेवेन्यू से रॉ मटेरियल खरीदेंगे एकदम सस्ते दामों पे, और फिर ये ब्रिटेन में भेजेंगे, उसको मटेरियल को ब्रिटेन में बेचते थे, और वहाँ से फिनिश गुड्स बना के वापस इंडिया में महंगे दामों में ये बेचते थे। मतलब क्या हुआ कि हमारे ही पैसे से चीज़ें खरीद के, और वो भी सस्ते दामों पे, हमें ही बेचते थे महंगे दामों पे। इसी को बोलते हैं ड्रेन ऑफ वेल्थ, जिस पे दादा भाई नारोजी ने एक किताब भी लिखी है। ठीक है, आप मुझे उसका नाम प्लीज़ बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तो चलिए, अब हम कहाँ पहुँचे थे कि अब नए नवाब बन चुके हैं मीर कासिम। ठीक है, तो न्यू नवाब मीर कासिम गारंटीड द ब्रिटिश जमींदारी ऑफ मिदनापुर, बुर्दवान, चिट्टागोंग अलॉन्ग विद ₹29 लाख। तो अब अगर इनको नवाबशिप मिली है तो कुछ देना भी पड़ेगा ब्रिटिशर्स को इन रिटर्न में। तो ये क्वेश्चन भी बनता है बड़ा इंपॉर्टेंट कि मीर कासिम ने किस किस जगह की ज़मींदारी ब्रिटिश को दी। सून नवाब गॉट फेड अप विद अनएंडिंग डिमांड्स ऑफ ब्रिटिश। अब ये भी फेड अप हो गए जो ब्रिटिश की अनएंडिंग डिमांड्स थी, और जो कि नाजायज़ डिमांड थी उससे। तो इन्होंने अपनी कैपिटल को शिफ्ट कर लिया मुर्शिदाबाद से मुंगेर में, क्योंकि मुंगेर थोड़ा बंगाल से दूर पड़ता था। और ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसने अपनी कैपिटल मुर्शिदाबाद से मुंगेर में शिफ्ट की, या फिर मीर कासिम ने अपनी कैपिटल कहाँ से कहाँ शिफ्ट की। अब इन्होंने क्या किया कि जो ये मिसयूज़ कर रहे थे दस्तक का, फ्री पासिस जो मैंने आपको ऊपर समझाया, उसको क्या कर दिया, स्टॉप करने की कोशिश की। और जब
क्या किया कि जो नेटिव इंडियंस थे, जो हमारे अपने इंडियन ट्रेडर्स थे, जिनको ड्यूटीज़ पे करनी थी, उनकी ड्यूटीज़ भी माफ़ कर दी, ठीक है। अबॉलिश्ड ऑल द ड्यूटीज़ फॉर इंडियंस। अब जब इन्होंने ऐसा किया तो ब्रिटिशर्स तो भाई तिल मिला गए कि इंडियंस हमारे बराबर कैसे हो सकते हैं, अगर हम फ्री कर रहे हैं ट्रेड तो ये फ्री ट्रेड नहीं कर सकते। और इन दोनों में टस्सल शुरू हो गई, ब्रिटिशर्स ईस्ट इंडिया कंपनी में और नवाब मीर कासिम में। तो नवाब मीर कासिम ने क्या किया, पटना का जो राम नारायण थे सूबेदार थे जो पटना के, उनको किल करके पटना की फैक्ट्री जो ब्रिटिशर के अंडर थी उसको कैप्चर कर लिया, इसको डिफीट करके। एक इनके ऑफिशियल थे एलिस। इसके बाद आप समझ लीजिए कि इनकी ऑफिशियल सीरीज़ ऑफ बैटल शुरू होगी, जिसमें ऑब्वियसली मीर कासिम जो है वो हार रहे थे बार बार। और इस चक्कर में क्या हुआ, इन द मेन टाइम वापिस से ब्रिटिशर्स ने मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बना दिया। आई होप आपको इतनी स्टोरी समझ आई होगी और जो मैंने इसमें से इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बताए वो भी आपको समझ आए होंगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब जब मीर जाफ़र वापस से नवाब बन गए, ठीक है, तो क्या होता है कि मीर कासिम और ब्रिटिशर्स में लड़ाई शुरू हो जाती है। अब मीर कासिम बार बार हार के कहाँ भाग जाते हैं, अवध में। अवध में भाग जाते हैं जहाँ के नवाब कौन होते हैं, शुजाउद्दौला, ठीक है। और ये उनके साथ मिलके और शाह आलम सेकंड के साथ मिलके, ठीक है, एक ट्रिपल अलियांस बनाते हैं। और ये तीनों मिलके किससे लड़ते हैं, इन तीनों की आर्मी मिलके लड़ती है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी से, जिसको कौन हेड कर रहे होते हैं, हेक्टर मुर्नो, ठीक है। लेकिन इन तीनों की कंबाइंड आर्मी मिलकर भी ब्रिटिशर्स की आर्मी से हार जाती है। और ये जो बैटल होती है, इस बैटल को बोलते हैं बैटल ऑफ बक्सर। ये हुई थी 1764 में। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कब हुई थी बैटल ऑफ बक्सर और किस किस के बीच में हुई थी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडियन साइड को कौन हेड कर रहा था और ब्रिटिश साइड को कौन हेड कर रहा था। अब जब बैटल कंप्लीट हो जाती है और हर बैटल के बाद क्या होती है, एक ट्रीटी होती है। तो जी ट्रीटी होती है, कौन ट्रीटी करते हैं, शाह आलम सेकंड हैड टू साइन ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। कौन सी ट्रीटी साइन करनी पड़ती है इनको, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद ब्रिटिश के साथ 17 है 1765 में। अब इस ट्रीटी से क्या होता है, ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट ट्रीटी है गाइस, और इससे क्वेश्चन ज़रूर आएगा और ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कहानी को लिंक करने के लिए भी। इस ट्रीटी में क्या होता है कि दीवानी राइट्स जो रहते हैं, ऑलमोस्ट 100 मिलियन एकर्स ऑफ लैंड, जो कि किसको कॉन्स्टिट्यूट करता था, बंगाल, बिहार और उड़ीसा को, ये दे दिया जाता है ब्रिटिशर्स को, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। और इन रिटर्न जो शाह आलम जी हैं हमारे, जो एम्परर, मुगल एम्परर थे, उनको हर साल 2.6 मिलियन का एक एनुअल ट्रिब्यूट ब्रिटिश देगी। और ये पावर कौन इंजॉय किया करता था इससे पहले, जब जो ब्रिटिश को मिल गई दीवानी राइट की पावर, ये इंजॉय करते थे नवाब। नवाब बेसिकली दो पावर्स इंजॉय करते थे। एक करते थे निज़ामत, जो मिलिट्री पावर और क्रिमिनल जस्टिस की फंक्शन थे वो एंजॉय करते थे। दूसरी पावर थी दीवानी राइट्स। दीवानी राइट्स के अंदर रेवेन्यू कलेक्शन और सिविल जस्टिस को ये एंजॉय करते थे। लेकिन अभी हमने पढ़ा कि शाह आलम सेकंड ने दीवानी राइट्स तो दे दिए किसको, ब्रिटिशर्स को। अब तो ब्रिटिशर्स सोली आप कह सकते हो कि फाइनेंशियली इनका रूल हो गया, ठीक है। रेवेन्यू भी यही कलेक्ट करेंगे और सिविल केसेस से भी यही डील करेंगे। बचती थी एक निज़ामत, तो निज़ामत को भी ये अपने हक में कर लेते हैं। अभी हम पढ़ते हैं कैसे। अब दस द ब्रिटिश गॉट द पावर ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन एंड क्रिमिनल जस्टिस, सॉरी यहाँ पे नॉट क्रिमिनल जस्टिस, सिविल जस्टिस जो हमने ऊपर पढ़ा, ठीक है। दे ऑल्सो सिक्योर्ड सिविल जस्टिस, तो थोड़ा लिखने में यहाँ दिक्कत है, आई एम सॉरी फॉर दैट। They also secured from Shah Alam II the formal grant of northern Sirkars which British had wrested from the French। एक्चुअली क्या था कि ब्रिटिशर्स की फ्रेंच के साथ एक बैटल हुई थी जिसमें इन्होंने नॉर्दर्न सिरकार्स की एक जगह है वो फ्रेंच से जीत ली थी। लेकिन अभी इस पर फॉर्मल स्टैंप नहीं लगी थी मुगल एम्परर की, तो वो भी शाह आलम जी लगा देते हैं इसके ऊपर, और ये भी फॉर्मली ब्रिटिश के पास चले जाती है। और डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ कारा एंड इलाहाबाद भी ये ब्रिटिश को दे देते हैं, ठीक है। अब कंपनी वर्चुअल रूलर होगी बंगाल में, क्योंकि इनके पास रेवेन्यू पावर है जो हमने पढ़ा, और मिलिट्री पावर तो है ही है इनके पास, ठीक है, जो अपनी मिलिट्री पावर है। अब कंपनी क्या करती है जी, एक डेप्यूटी सूबेदार नॉमिनेट करती है, जो किसका फंक्शन देखेगा, जो निज़ामत के फंक्शन देखेंगे, यानी कि पुलिस एंड जुडिशियल पावर। मतलब कि अभी निज़ामत बची थी, वो डायरेक्टली इनके पास नहीं है, इसके लिए इन्होंने क्या किया, एक डेप्यूटी सूबेदार को नॉमिनेट करना शुरू कर दिया।
जो क्या देखेगा, पुलिस और जुडिशियल पावर्स यानी कि निज़ामत। तो मतलब कि इनडायरेक्टली तो ब्रिटिशर ही देख रहे हैं, वो तो सिर्फ एक पपेट होगा ब्रिटिश के हाथ में। तो इससे हम क्या समझते हैं, दस द कंपनी हैड द पावर विदाउट एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि कंपनी के पास पावर तो फुल है मगर रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं है ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। लेकिन नवाब के पास उल्टा है या डिप्टी सूबेदार के पास उल्टा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है सारी की सारी मगर पावर कोई नहीं है। समझ में आई? आप आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि एक एक पॉइंट आपको समझा सकूँ। और इसी सिस्टम को डुअल एडमिनिस्ट्रेशन भी कहते थे गाइस। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डुअल एडमिनिस्ट्रेशन क्या थी बंगाल में। यही थी कि निज़ामत जो थी वो डायरेक्टली ये कर रहे थे। कौन कर रहे थे? सॉरी, दीवानी राइट्स डायरेक्टली ब्रिटिशर्स के पास थी। और निज़ामत में ये क्या करते थे, डेप्यूटी सूबेदार एक बनाते थे जो कि निज़ामत देखता था, लेकिन वो थी तो किसके अंडर ही, ब्रिटिशर के अंडर ही। तो एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट फैक्ट अभी मैं आपको बताऊंगा। द कंपनी परचेज गुड्स टू बी एक्सपोर्टेड फ्रॉम इंडिया फ्रॉम द रेवेन्यूज ऑफ बंगाल। जो मैं कह रहा था, हमारे ही पैसे से हमारा ही सामान खरीद के और हमें ही बेच रहे हैं। तो इन्होंने इन्होंने क्या करते थे, ये कहाँ से गुड्स खरीदते थे, बंगाल के रेवेन्यू से ही गुड्स खरीदते थे। इन एडिशन टू दिस, कंपनी वाज आस्क्ड टू पे 4 लाख पाउंड्स पर ईयर टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट फ्रॉम 1967। और 1967 से लेके उसके बाद के 3 सालों तक, ठीक है, सॉरी 1767 है ये, से लेके 1766, 1767 और 1768 इन्होंने 5.7 मिलियन पाउंड्स हमारा बंगाल के रेवेन्यू का ड्रेन किया और इन रिटर्न कुछ नहीं दिया। समझ रहे हैं आप कितना बड़ा ड्रेन ऑफ वेल्थ इन्होंने किया। तो ऑब्वियसली अब ब्रिटिशर्स क्या हो रहे थे, स्ट्रांग हो रहे थे और अपनी मनमानी करना शुरू कर रहे थे इंडिया में। इससे आप देख सकते हैं कि जो नेटिव प्रिंसेस है वो कितने परेशान थे, जो फार्मर्स हैं वो कितने परेशान हो गए, क्योंकि उन्हीं से रेवेन्यू कलेक्ट किया जा रहा है और एक हाई रेट पे रेवेन्यू कलेक्ट किया जा रहा है। और ये तो ब्रिटिशर्स तो एंजॉय कर रहे थे। अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, बंगाल वाज स्ट्रक विद सिवियर फेमाइन इन ईयर 1770। इसकी वजह से क्या हुआ, बंगाल में एक बहुत ही भयंकर फेमाइन आया जिसमें वर्ल्ड की ऑलमोस्ट 1/3 पॉपुलेशन वाइप आउट हो गई, ख़त्म हो गई 1/3 पॉपुलेशन। अब ब्रिटिशर्स का फुट होल्ड जम चुका था इंडिया में और उन्होंने अपनी मनमानी शुरू कर दी, जिसकी पहली बड़ी एग्जाम्पल है सब्सिडरी एलियंस। वीडियो थोड़ी बड़ी हो रही है, मैं इसका सेकंड पार्ट बनाऊंगा, लेकिन मैं सोच रहा हूँ सब्सिडरी एलियंस थोड़ा एक्सप्लेन कर ही देता हूँ। ठीक है गाइज, सब्सिडरी एलियंस was basically treaty between the British East India Company and the Indian princely states। ये एक ट्रीटी थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और इंडियन प्रिंसली स्टेट्स में, ठीक है। और इस ट्रीटी में क्या था कि जो इंडियन प्रिंसेस थी वो अपनी अपनी स्टेट की सॉवरेनिटी लूज़ कर रहे थे, मतलब इंडिपेंडेंस लूज़ कर रहे थे। वो खुद कुछ भी नहीं कर सकते थे, उनको हर एक चीज़ के लिए ब्रिटिश की परमिशन लेनी पड़ती थी। चलिए देखते हैं। इट वॉज ऑल्सो मेजर प्रोसेस दैट लीड टू द बिल्डिंग ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। मतलब इस प्रोसेस के थ्रू ब्रिटिश अपना एम्पायर बिल्डिंग कर रही थी, अलग अलग किंगडम को अनेक्स करके। अब ये इंट्रोड्यूस किसने की थी, फ्रेम किसने की थी, लॉर्ड वेल्सली ने, जो कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया रहे हैं 1798 से 1805 तक। लेकिन ये फर्स्ट टाइम जिसने यूज़ की थी वो है फ्रेंच गवर्नर जनरल मार्किस ड्यूप्लिक्स। ये भी इंडिया में थे फ्रेंच की तरफ से। तो आपको ये बड़ा ही ध्यान रखना है, अगर फर्स्ट टाइम लिखा हुआ है तो आपको ऑप्शन में क्या करेक्ट करना है, फ्रेंच गवर्नर जनरल मार्किस ड्यूप्लिक्स, ठीक है। इसको काट दीजिए, दिस इज़ नॉट ट्रू, गलती से लिख दिया गया है, ठीक है। अब इसके हम फीचर्स पढ़ लेते हैं जल्दी जल्दी। सब्सिडरी एलियंस इन इंडिया वाज प्लान्ड बाय लॉर्ड वेल्सली, इन्होंने प्लान किया था, बट दिस टर्म वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय ड्यूप्लिक्स। ये हो गया। एन इंडियन रूलर एंटरिंग इनटू सब्सिडरी एलियंस विद द ब्रिटिश हैड टू डिसॉल्व हिज ऑन आर्म्ड फोर्सेस एंड एक्सेप्ट द ब्रिटिश फोर्सेस इन हिज टेरिटरी। जो रूलर सब्सिडरी एलियंस की ट्रीटी में आ रहा है ब्रिटिश के साथ, उसको अपनी आर्मी को डिसबैंड करना पड़ता था। मतलब कि उसकी आर्मी आउट ऑफ वर्क हो जाएगी, मतलब अब वो आर्मी नहीं रहेगी और वो बेचारे अब उनको कोई सैलरी भी नहीं मिलेगी, वो अपने घर बैठेंगे या कोई और काम करेंगे। देखिए ऑब्वियसली अब ब्रिटिश इतनी स्ट्रांग हो गई, अपनी मनमानी कर रही है। तो ये एक तो सब्सिडरी अलियंस करके किंग्स की आर्मी ख़त्म कर रहे हैं, इससे किंग्स परेशान हो रहे हैं, ठीक है। जो आर्मी अब उनके पास कोई काम नहीं है, वो परेशान है। वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, पीजेंट्री करेंगे, फार्मिंग करेंगे, उससे एग्रीकल्चर पे बर्डन बढ़ेगा, तो फार्मर्स भी परेशान। तो हर एक सेक्शन देखना अब आहिस्ता आहिस्ता परेशान होता जाएगा, जिससे कि रिवॉल्ट का जन्म होगा आगे चल के, ठीक है। तो डिसॉल्व ऑन ऑन आर्म्ड फोर्सेस, और
उसकी जगह क्या आएंगी, ब्रिटिश की फोर्सेस आएंगी जो कि उस किंग को प्रोटेक्ट करेंगी, या जो उस किंग की अब नई आर्मी होगी। ही आल्सो हैड टू पे फॉर द ब्रिटिश आर्मी मेंटेनेंस। अब ब्रिटिश आर्मी की देख रेख मेंटेनेंस कौन करेगा, यही करेंगे, किंग ही जो होगा, जो रूलर होगा वही अपने पैसे से करेगा। और अगर वो फेल हो जाता है उनकी पेमेंट करने में, उनकी सैलरी देने में, जो उसकी टेरिटरी का एक पोर्शन किसको सीड कर दिया जाएगा, किसके अंडर आ जाएगा, ब्रिटिश के। अभी इन सब के बदले में ब्रिटिश क्या देगी, इनको प्रोटेक्शन देगी फॉरेन अटैक से और इंटरनल रिवॉल्ट से। किसको, उस नेटिव स्टेट को जिसके साथ ये सब्सिडरी अलियंस में आ रही है। ब्रिटिश प्रॉमिस नॉन इंटरफेरेंस इन इंटरनल अफेयर्स। ब्रिटिश ने प्रॉमिस किया कि हम आपके इंटरनल अफेयर में कोई इंटरफेयर नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा इन्होंने प्रॉमिस निभाया कभी नहीं, हमेशा इंटरफेयर करते थे। इंडियन स्टेट कुड नॉट एंटर इनटू एनी अलियंस विद एनी अदर फॉरेन पावर। मतलब ब्रिटिश की मर्जी के बिना ना तो ये किसी फॉरेन पावर के साथ कोई ट्रीटी या अलियंस कर सकते थे इंडियन स्टेट, ना ही किसी नेटिव पावर के साथ, मतलब कि कोई इंडियन रूलर के साथ भी ये संधि नहीं कर सकते, सांठगांठ नहीं कर सकते, इनफैक्ट वॉर भी नहीं कर सकते थे बिना ब्रिटिश के परमिशन के। इंडियन स्टेट कुड नॉट, ये हो गया एंटर इनटू अलियंस विद एनी अदर फॉरेन पावर। ही कुड आल्सो नॉट एम्प्लॉय एनी अदर फॉरेन नेशनल्स अदर देन इंग्लिशमैन। अब ये जो किंग था ये इंग्लिशमैन को छोड़ के कोई और फॉरेन नेशनल में भी अपनी सर्विस के लिए उनको एम्प्लॉय नहीं कर सकता। बेसिकली ब्रिटिश फ्रेंच नहीं चाहते थे कि फ्रेंच को भी ये हायर करे, क्योंकि फ्रेंच और ब्रिटिश की इंडिया में बहुत ज़्यादा टसल थी, जिसको हम किसी दूसरे लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। इंडियन स्टेट कुड आल्सो नॉट एंटर इनटू एनी पॉलिटिकल कनेक्शन विद अनदर इंडियन स्टेट। जो मैंने बोला कि कोई और इंडियन स्टेट है उनके साथ भी कोई कनेक्शन इंडियन स्टेट नहीं कर सकती थी। कौन सी इंडियन स्टेट नहीं कर सकती थी, जो सब्सिडरी ट्रीटी के अंडर थी, ठीक है। इंडियन रूलर इस तरह से अपनी सारी पावर लॉस कर दी इंडियन रूलर्स ने, ठीक है। फॉरेन अफेयर की पावर लॉस कर दी, मिलिट्री पावर का लॉस हो गया। अब वो प्रोटेक्टरेट बन के रह गया ब्रिटिश के, मतलब कि अब ब्रिटिश प्रोटेक्शन के अंडर वो है, जो ब्रिटिश कहेगा वही वो करेगा। अब क्या होता था कि जो स्टेट सब्सिडरी अलियंस में आती थी उस स्टेट में ब्रिटिश अपना एक रेसिडेंट रख देती थी, ठीक है। उस कोर्ट में, उस स्टेट के कोर्ट में ब्रिटिश अपना रेसिडेंट रख देती थी, जो कि देखता था किंग या प्रिंस की एक्टिविटीज़ को, कहीं ये उसका उल्लंघन तो नहीं कर रहा जो सब्सिडरी ट्रीटी की टर्म्स हैं। लॉर्ड क्लाइव ऑल्सो इंट्रोड्यूस सब्सिडरी सिस्टम इन अवध। लॉर्ड क्लाइव ने सिस्टम को अवध में भी इंट्रोड्यूस किया। और ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के बाद, जो मैंने आपको पढ़ाया, एक ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद ऊपर हुई थी, ठीक है। इसमें वो क्या करते थे, अवध को किससे प्रोटेक्शन देते थे, मराठास से, क्योंकि मराठास का क्या काम था, ये हर एक पे अटैक करते थे, इनका कोई भी फ्रेंड नहीं था, जिसकी वजह से ये थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हारे थे, जो कि एक बड़ी इंपॉर्टेंट बैटल है, वो भी हम पढ़ेंगे। और थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में गाइस अगर मराठा जीत जाते ना, तो ब्रिटिशर्स की जगह शायद इंडिया पे मराठा रूल कर रहे होते, क्योंकि मराठा उस वक्त इतने स्ट्रांग थे। तो ज़रूर जब मैं बैटल्स बिल्कुल डिटेल में पढ़ाऊँगा तो इसका जिक्र भी वहाँ पे होगा। ये 1761 में हुई थी, तो और 3 बैटल हुई हैं पानीपत की, मैं थर्ड की बात कर रहा हूँ। चलिए अब करते हैं ऑर्डर जिसमें इंडियन स्टेट सब्सिडरी अलियंस में शामिल हुई। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है गाइस, पूछते हैं कि सबसे पहली सब्सिडरी अलियंस की ट्रीटी किस स्टेट ने साइन की, तो ये की थी निज़ाम ऑफ हैदराबाद ने, ठीक है। दूसरे नंबर पे मैसूर थी, जो टीपू सुल्तान के अंडर था, आप लोगों को पता ही होगा। फोर्थ इंडो मैसूर जो वॉर हुई थी, एंग्लो मैसूर सॉरी, फोर्थ एंग्लो मैसूर जो वॉर हुई थी, उसमें टीपू सुल्तान जी की डेथ हो गई थी, और उसके बाद इनको ये ट्रीटी साइन करनी पड़ी थी। फिर उसके बाद आ गया तंजौर, जिन्होंने 1799 में की। फिर अवध 1801, पेशवा सिंधिया, पेशवा ने 1802, सिंधिया ने 1803 और गायकवाड़ ने 1803। ये तीनों कौन थे, मराठा चीफ्स थे। ये बड़े इंपॉर्टेंट एंड पावरफुल कैरेक्टर्स हैं हिस्ट्री के। जब हम मराठास पढ़ेंगे तो इनके बारे में ज़रूर पढ़ेंगे। तो अब हम बाकी कॉजेज़ भी पढ़ेंगे और जिन जिन की वजह से रिवॉल्ट का जन्म हुआ, लेकिन मुझे लग रहा है वीडियो अभी बहुत लंबी हो गई है, तो इसका मैं सेकंड पार्ट बनाता हूँ, उसमें इसको कवर करूँगा कि और कौन कौन से कॉजेज़ थे जिसकी वजह से रिवॉल्ट हुई, और ये सभी MCQs और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। और उसके बाद हम पढ़ेंगे कि उसके बाद आफ्टर इफेक्ट्स क्या रहे रिवॉल्ट के, कॉजेज ऑफ फेलियर क्या रहे, किसने किसको मारा, किन किन हिस्टोरियंस ने, चाहे वो ब्रिटिश हो इंडियंस हो, क्या क्या बुक लिखी। आई होप आपको ये लेक्चर फ्रूटफुल लगा होगा, आपकी नॉलेज में ज़रूर कुछ ना कुछ इजाफा हुआ होगा। नेक्स्ट इसके बाद जो लेक्चर आएगा
उसमें हम आगे की चीज़ें पढ़ेंगे। एंड आफ्टर दैट रिवॉल्ट ऑफ 1857 से कोई भी एमसीक्यू आए, मैं गारंटी देता हूँ कि आप 100% ज़रूर उसको कर पाओगे। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये बाकी एस्पिरेंट्स तक भी पहुँच सके। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।